आज हम अपने विद्यालय डॉक्टर चंद्रलाल सारस्वत इंटर कॉलेज की तरफ से सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से सभी बच्चों को दे रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा किसी गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज का टॉपिक है हमारा किसी गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तो हमने इसकी तीन कंडीशन होती हैं। तो थ्री कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि ये हमने कोई गोलीय कोष दिखाया गया है। तो गोलीय कोष को आप ऐसे समझिए जैसे कोई प्लास्टिक की गेंद को अगर देखें तो वो अंदर की ओर से खोखली होती है, ठीक इस प्रकार से। तो जब वो गोल होगी तो उसकी रेडियस भी होगी, तो उसकी रेडियस जो होती है उसको हम लेते हैं कैपिटल आर। अगर मैं उसके सरफेस को प्लस क्यू आवेश दूं, कितना आवेश दें? प्लस क्यू आवेश दें, तो वो आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। और जैसे ये आवेश फैलेगा तो इसके कारण क्या पोजीशन होगी कि इसके चारों ओर ये काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा, यानी कि वैद्युत बल रेखा इसके पृष्ठ के लंबवत चलेंगी और लंबवत चलने के कारण क्या करेंगे कि ये चारों तरफ से एक एरिया जनरेट कर देंगे। उस एरिया को, यानी कि जिस तरीके से ये गोला था तो गोले के चारों ओर इसी प्रकार से ये गोली को उसके चारों ओर एक समान रूप से काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बना देंगे। और जैसे ही काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगी तो अब काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की अगर पूरे की बात करूं तो पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कैपिटल। और ये जो क्षेत्रफल बनेगा वो यहां पर कोई बिंदु P लिया गया है और वहां इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? dA वेक्टर। तो वैद्युत बल रेखा भी पृष्ठ के लंबवत चलती है, तो वैद्युत बल रेखाओं की भी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? तो ये अर्थात E की डायरेक्शन भी कैसे हो जाएगी? इस ओर। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन जाएगा वो थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 0। तो ठीक इसी प्रकार से यहां भी होगा, इसी प्रकार से यहां भी होगा, यहां भी। तो हमें क्या करना है, इस पूरे सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं। तो इसकी कंडीशन जो बिंदु P बना, तो P की कंडीशन कितनी हो गई? एक तो P ऐसा होगा जब बाहर स्थित हो, सेकंड केस कब बनेगा? जब इसके सरफेस पर हो, और थर्ड केस जब बनेगा जब इसके अंदर हो। तो मैं फर्स्ट कंडीशन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जब बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित हो। कब? जब बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित हो। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिएगा, तो अब यहां पर जो काम करना है तो उसके लिए इस टॉपिक की लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज को सुन लीजिए। प्रस्तुत चित्र में कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय कोष दिखाया गया है जिसे प्लस Q आवेश दिया गया है। कितना गया है? प्लस Q आवेश दिया गया है, जो इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है जैसा दिखाया गया है। तब इसके कारण गोलीय कोष के चारों ओर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना होगी, जिसके बिंदु P कहाँ है? इसके सेंटर O से इसकी जो दूरी है उसको हम R ले सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस का काम करेगी। तो इसकी दूरी स्मॉल r है,
कितनी है, स्मॉल आर है। तब बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें सूत्र की स्थापना करनी है। बस ये आपकी लैंग्वेज। इससे आगे डेरिवेशन अब कैसे होगा, अब डेरिवेशन को ध्यान से समझेंगे। तब तो यहां से हम यहां क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें फाइंड आउट करने के लिए E है, A है, तो E A और एंगल थीटा हो गया, तो फ्लक्स फाइंड आउट किया जा सकता है। तो क्यों ना हम पहले फाइंड आउट कर लें फ्लक्स, तो ध्यान से समझिएगा। तब बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, तो यहां पर वैद्युत फ्लक्स को डी फाई ई बोलेंगे। कितना बोलेंगे, डी फाई ई। तो डी फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना है E, और यहाँ पे वेक्टर कितना है डी ए, वेक्टर एरिया का मान। तो आप जानते हैं कितना होता है E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ऐसा कल बताया था। नेक्स्ट पिछले वाले टॉपिक में ही बताया था। नेक्स्ट E वेक्टर, तो E वेक्टर क्वांटिटी है और डॉट प्रोडक्ट है, तो जब भी डॉट आता है तो कॉस आता है। तो आप जानते हैं डी ए कॉस 0 अंश, तो E इंटू डी ए। बिल्कुल कल की तरह से कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। पिछला टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आगे की बातें कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर पिछले टॉपिक को आपने एक भी वीडियो को मिस कर दिया तो अगला टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पिछला पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले पिछला पढ़िए, फिर कंटिन्यू आगे के लिए कीजिए, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो E इंटू डी, और cos 0 का मान कितना होता है 1। तो फाइनली वैल्यू हमारी आती है E इंटू डी। ई डी किसका मान आ गया, ये डी फाई का। तो ये हो गया इस पर। तो लेकिन ये तो बहुत सारे खंडों से मिलकर बना है, तो मैं यहाँ पे डॉट 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 करके, बनाना नहीं है, ये डॉट 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 करके दिखा रहा हूं। तो इसी तरीके से बहुत सारा बनेगा। तो मैं सबके लिए एक बातें कर लूं, तब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो वैल्यू हो जाएगी आपकी फाई ई इसी इक्वल टू कितना, समीशन लेना चाहें समीशन लें, इंट्रीगेशन लेना चाहें इंट्रीगेशन लें, इंट्रीगेशन से भी कर सकते हैं और समीशन से भी कर सकते हैं, डी फाई ई, या फिर इंट्रीगेशन से करेंगे, इंट्रीगेशन कितना डी फाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इंट्रीगेशन के साथ चल रहा हूँ। कल तक मैंने इससे बता दिया, आज इंट्रीगेशन से कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू रख देते हैं, कितना है E इंटू डी। तो यहाँ देख रहे होंगे यार, जो चेंज हो रहा है वो डी ए चेंज हो रहा है, लेकिन E तो सबका इक्वल है, तो इसलिए E को तो हमने बाहर, और इंटीग्रेशन किसका ले लिया, तो यानी कि ये पूरे सरफेस के लिए ले लिया, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए। तो अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी ए कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं खोखला है तो खोखले गोले के हिसाब से लेंगे, तो गोले के कितना हो जाता है 4 पाई आर। तो आर यहाँ पर स्मॉल है, इसलिए स्मॉल आर का स्क्वायर, तो फाई ई की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, अब पूछने वाली बात है। तो ये तो निकल आया, देखिए यहाँ पर E तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, हमें E का मान चाहिए, यानी कि E के साथ ये वैल्यू नहीं चाहिए। तो ये इसे कैसे ले जाया जा सकता है, तो उसके लिए हमें कोई फ्लक्स का दूसरा मान चाहिए। तो जब फ्लक्स का दूसरा मान चाहिए तो हम उसे निकालेंगे कैसे,
तो गॉस की प्रमेय से, तो इसीलिए हम इस सारे टॉपिक को गॉस की प्रमेय से करते हैं। तब लिखेंगे, तब हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से। क्यों? क्योंकि हमने जो आवेश चार्ज दिया था वो तो अभी हमारे पास में है, तो आवेश Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। समीकरण दोनों ही फाई ई के मान है, तुलना कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, जैसे कंपैरिजन करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं E की, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट। 4π और एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख दिया, और Q अपॉन स्मॉल r²। इस तरीके से ये आपका एनसीईआरटी का टॉपिक क्लियर हो गया। अब ये कौन सी, जब बिंदु P कहां पर है, बाहर स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट अगली बात को देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? मैं इसे रफ कर देता हूं। नेक्स्ट, अब अगली कंडीशन हमारी क्या बनती है कि जब बिंदु P कहां पर स्थित हो, इसकी सरफेस पर स्थित हो। नेक्स्ट, जैसी सरफेस पर स्थित होगा तो वही पिछला वाला तरीका लिखेंगे। कैसे? लैंग्वेज क्या हो जाएगी, वही लैंग्वेज हो जाएगी। तो उसी लैंग्वेज के हिसाब से एक बार फिर बोल देता हूं मैं। प्रस्तुत चित्र में कैपिटल R त्रिज्या का कोई काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ दिखाया गया है। कोई गॉसियन पृष्ठ दिखाया गया है, काल्पनिक नहीं है ये, कोई गॉसियन पृष्ठ दिखाया गया है जिसे +Q आवेश दिया गया है, जो इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। तब इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें सूत्र की स्थापना करनी है। जब बिंदु P इसकी सतह पर स्थित हो, कंडीशन है हमारी, जब बिंदु P इसकी सतह पर स्थित, तो मैंने उसको मेंशन कर दिया है। कंडीशन नंबर 2 हो जाएगी, जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। तब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित है, तो E इंटू DA दोनों की वैल्यू। यहाँ पर भी हम देखें, अगर थीटा की बात करें तो थीटा इजिकल टू 0 हो रहा है, तो E इंटू DA कॉस 0 हो जाएगा। आपको ये उसी में नहीं करना है, ये अगला टॉपिक बना करके आप लिखेंगे इसे। डी फाई ई इज इक्वल टू, तो E इंटू DA और कॉस 0 का मान 1 हो गया, तो यहाँ से E DA। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू, वही समेशन या इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसे इंटीग्रेशन से ही करता हूँ मैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, E इंटू DA, इसका मान आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, E को बाहर ले लिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ADA, और यहाँ पे जो रेडियस चेंज हो जाएगी वो अब इसके पास में जो स्मॉल r हुआ कर रहा था वो अब कैपिटल R के तरीके से काम करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो चेंज हुआ वो क्या, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है। तो हमने इसे चेंज करके यहाँ पे लिख दिया। तब हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर E इज इक्वल E इंटू 4π स्मॉल r की फिर से कैपिटल R² हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो चेंजिंग होगी वो कितनी होगी, कैपिटल R। तो ये आपका टॉपिक सेकंड भी क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है, इस E का मान जब इतना आया है, तो इस E के लिए अगर मैं Q का मान निकालूं, तो Q का मान एक बार निकाल करके दिखाता हूं मैं आपको। Q कहां से निकलेगा, Q इज इक्वल टू इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, तो Q इज इक्वल टू, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू था Q अपॉन A, तो मैं यहाँ से Q इज इक्वल टू वैल्यू निकालूं तो सिग्मा इंटू A हो जाएगा। और जब सिग्मा इंटू A हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा,
क्यू का मान सिग्मा इंटू ए का मान हो जाएगा 4πr²। ये आ गया क्यू का मान। अगर इस वाले मान को मैं इसमें फिर से रख दूं तो इस वाली वैल्यू को मैं आपको यहां कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा वैल्यू कितनी आती है। E इज इक्वल टू तो 1/4πε0, तो ये ठीक है। Q का मान मुझे निकाला है मैंने, तो उस वाले मान को रख देता हूं कितना, सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन ε0। तो ये वाली बात, ये वही वैल्यू है जो आपने एक बार पहले पढ़ चुके हैं। प्लेटों के कारण, दो प्लेट सीधे प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फिर से एक बार ये वैल्यू फिर से आ जाती है। तो इसे बड़े सही तरीके से कीजिए, समझिएगा, इसे तरीके से कीजिए। अब थर्ड कंडीशन पे चलता हूं मैं। थर्ड कंडीशन कब हो जाती है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, ले लिया होगा। आगे थर्ड केस कब बनेगा, जब बिंदु P इसके अंदर स्थित हो। तो जब बिंदु P इसके अंदर स्थित हो जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी, मैं यहां से इसको रब कर देता हूं और रब करने के बाद मैं इसके अंदर गॉसियन पृष्ठ बना देता हूं और यहाँ की रेडियस भी इसकी r P वेक्टर और dA वेक्टर। E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो यहाँ भी एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 ही बनेगा। लेकिन आपको बात बताता है, हमेशा वैद्युत बल रेखा जो होती है वो पृष्ठ के लंबवत चलती हैं और प्लस क्यू आवेश देने के कारण जब बाहर की ओर जाएंगी तो वैद्युत बल रेखाएं अंदर तो आएंगी नहीं। जब अंदर नहीं आएंगी तो वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर से, अगर मान लें कि यहाँ माइनस क्यू आवेश है तो कैसे हो जाएंगी, ऐसे करके माइनस क्यू आवेश होगा तो अंदर आ सकती है। जब माइनस क्यू अगर आवेश यहाँ रख दिया जाए और इस पर भी माइनस रख दिया, तो इस पर माइनस, तो वो अंदर की ओर मिलने का प्रयास करेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जब ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे एंगल एक तरीके से 180 अंश बन जाता है। तो जब 180 अंश बन जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं तो हमेशा सदैव पृष्ठ के लंब में चलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं तो अंदर चलती नहीं है। तो जब अंदर नहीं चलेंगी तो वैद्युत बल रेखाएं जब अंदर नहीं चलेंगी तो अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, नंबर थर्ड, जब बिंदु P गॉसियन कोष की, तो गॉसियन कोष के अंदर स्थित हो, क्या अंदर स्थित हो, तब इतना हो जाएगा। तो यहां पर मैं अगर आपको बातें करूं तो मैं ये सारा काम नहीं करूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। E इंटू dA कॉस मैं वही कर देता हूँ पहले की तरह जैसे समझाया था। E तो यहाँ पे एंगल 0 ले ले रहा हूँ, तो ये कंडीशन आपकी बन जाएगी 0 अंश, तब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी E इंटू dA। तो जब d फाई E का मान निकालेंगे, E इंटू dA करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अब जो आवेश है, आवेश तो पृष्ठ को दिया था, तो E इंटू dA इज इक्वल टू, आवेश का मान तो 0 अपॉन ε0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मान पूरे का कितना हो जाएगा, E। तो इसलिए फाइंड E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 अपॉन फ्लक्स ही नहीं होगा, फ्लक्स का मान ही 0 हो चुका है, तो कितना हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसलिए आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाता है। तो हमने आपको आज के ये सारे टॉपिक इसके क्लियर कर दिए। ऐसे ही अब देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक कीजिएगा जब ये कोई ठोस गोला ले लिया जाए, यानी कि गोलीय ठोस ले लिया जाए। तब गोलीय ठोस के कारण करते हैं, तो ठीक जो मैंने इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के लिए किया वही तरीका आपका। नमस्कार। आगे की पढ़ाई फिर कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद।